उसके साथ ही मेरे साथ हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो लगातार आपको पता ही है कि इन तमाम चीज़ों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और 2 दशकों से ज़्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ये खिसियाहट, ये बौखलाहट, ये जिस तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, आपने अभी धर्मेंद्र जी को सुना कि वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की नहीं बल्कि आम लोगों की भी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। आखिर उनका कसूर क्या था? उनकी गाड़ियों में क्यों तोड़फोड़ की गई? इससे पहले जब रोड शो था तब भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट की गई। हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो तब बीजेपी के लोगों ने आके हमारा प्रोग्राम वहां पर रुकवाया और वहां पर हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। लगातार जब जनता के बीच में जाएं तो वहां पर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पर मुकदमे लग जाते हैं। तो आखिर ये तमाम चीजें क्यों देखने के लिए मिल रही हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अब तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का कोई किसी को उनको कैंडिडेट भी नहीं बनाया गया है। केएल शर्मा को बनाया गया है वहां पर, जिस पर स्मृति ईरानी कह रही है कि मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उसके बावजूद वो इतनी खिसिया रही हैं। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बना देते तो फिर तो हालत कुछ और ही होती उनकी। देखिए बुशरा जी, कुछ लोगों की जो सियासत होती है वो लाइमलाइट में रहने की होती है, किसी भी कारण से, अच्छाई से या बुराई से। जो यहाँ मोहतरमा जो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उनकी पहचान क्या है? आपको ध्यान होगा वो चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव हारी थी, यहां से उनका कैरियर शुरू हुआ था। उसके बाद वो राहुल गांधी चुनाव हारी थी 2014 में, यहां से उनका कैरियर शुरू हुआ था। तो और 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को इंसिडेंटली हरा दिया था, किन्हीं भी कारणों के चलते, वो चाहे कुप्रबंधन हो, मिसमैनेजमेंट हो, चाहे जो भी। उसके बाद उनको लाइमलाइट में रहने की ऐसी आदत पड़ी कि उनको येन केन प्रकरण लाइमलाइट में रहना ही है। इस बार हुआ उल्टा। चूंकि वो तो सारी तैयारी करके आई थी कि बहुत जबरदस्त नेशनल और इंटरनेशनल फिगर के तौर पे राहुल बनाम स्मृति का पूरी तैयारी भाजपा ने भी की थी और उनके प्रचार तंत्र ने भी की थी भाजपा के। इस बार हो गया उल्टा। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया कि जो गुरु गोविंद सिंह कहते थे, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम धरावा, तो राहुल गांधी खुद तो रायबरेली चले गए और यहां अपने एक हनुमान को, जो केएल शर्मा है, उनको वहां पर चुनाव में खड़ा कर दिया। तो अब जो सारी की सारी योजनाएं थी, जो मंशाएं थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनको भी ये पता है कि 5 साल में उनकी नेट डिलीवरी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी बुशरा जी, ये जो अमेठी और रायबरेली कंस्टिट्यूंसी है, ये आज से नहीं, ये कई दशकों से वीआईपी कंस्टिट्यूंसी रही है। और यहाँ की जो जनता है, गरीब बेशक है लेकिन डिमांडिंग बहुत है, और उनका सीधा कनेक्ट कहीं ना कहीं पूरे गांधी परिवार से रहा है, चाहे वो राजीव जी का टाइम हो, चाहे इंदिरा जी का टाइम हो, चाहे यहाँ का हो। अब जो मोहतरमा जो अब चुनाव लड़ रही है, उनके साथ तो इस कंस्टिट्यूंसी का कनेक्ट उतना ही है कि चुनाव में आई, बहुत बड़ी महान नेता है वो, और उनको वोट आपको देनी चाहिए। जब उनको ग्रास रूट पे कहीं ना कहीं ये फीडबैक मिला कि भाई बात नहीं बन रही है, कुछ जो लोगों के साथ जो चीजें होनी चाहिए, जो जिस तरह का जोश होना चाहिए, वो सारी चीजें वो ना केवल अमेठी में गायब है, बल्कि अगर आप लार्जली देखेंगे तो पूरे देश में ही बीजेपी के प्रति कोई बहुत जोश इस टाइम दिख नहीं रहा है। जो अंडर करंट है सरकार के खिलाफ, वो बिल्कुल अपेरेंट है, ना केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में भी। अब स्थिति यह है कि चूंकि लाइमलाइट में रहने की आदत है और राहुल गांधी आए नहीं, और केएल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी का कोई नैरेटिव बनता नहीं है उस शक्ल में, क्योंकि इस मामले में तो अब स्मृति ईरानी बड़ी नेता होगी ना, एचआरडी मिनिस्टर रही है, कपड़ा मंत्री रही है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रही है। उनके नेट डिलीवरेबल्स तो क्या रहे अमेठी में, वो तो वहां की जनता हिसाब कर लेगी। लेकिन जो लाइमलाइट जो चाह रही थी वो उनको नहीं मिल रही, अब ये सच्चाई है। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी को कहीं ना कहीं डेस्परेशन होना स्वाभाविक है। और वो कहां से शुरू होता है? जब आप अपने कार्डर्स के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां सब तरह का एनालिसिस होता है, जमा घटा भाग होता है। तो हर आदमी ये महसूस करता है, कार्डर भी। देखिए, नेता तो क्या है, नेता थोड़ा सा मेच्योर होता है, वो डायरेक्ट कोई भी बदनामी लेने से डरेगा। लेकिन कार्डर्स जो है वो अति उत्साह में, उनको पता है कि स्टेट में भी आपकी सरकार है, यहां भी ये मंत्री है केंद्र में, तो आप कुछ भी कर लोगे तो बच निकलोगे। लेकिन ये जो सारी परिस्थिति हुई है, ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमला करना इस तरीके से, गेहूं के साथ हमेशा घुन भी पिसता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने गए थे, लेकिन आस पड़ोस में जो गोरीगंज में घर है उनकी भी गाड़ियां तोड़ दी। इसका नुकसान किसको होगा? इसका सीधे सीधे नुकसान उन्हीं मोहतरमा का होगा जो बीजेपी के चुनाव पे टिकट पे चुनाव लड़ रही। पुलिस चाहे कोई एक्शन ले या ना ले, लेकिन पुलिस की नकारापन तो यह है, जो इतना पूरे देश में मोस्ट सॉट आफ्टर चुनाव है और कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी है, हाइपर सेंसिटिव भी है, जो इस पूरे एरिया को देखते हुए, जिसका प्रोफाइल देखते हुए,
उसके बाद पुलिस का यह फर्ज बनता था कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम राउंड द क्लॉक रखे जाए, और आमतौर पर होती भी है एक दो जिप्सियां। जिस भी पार्टी ऑफिस का जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज है, वो आपने देखा हाइपर सेंसिटिव स्टेट एरियाज के अंदर हमेशा होती। तो अगर वहां पर पुलिस थी तब ये इस तरह की चीज हुई तो और भी बुरी बात है। और अगर वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, वो फिर प्रशासन को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। कुल मिलाकर के जो ये स्थिति है, इससे स्मृति ईरानी को या उनके समर्थकों को लाभ नहीं होगा, बद अच्छा और बदनाम बुरा। ऐसे में इनको इस बात का भी सजग रखना चाहिए कि कहीं उनके नाम पर कोई और कर गया तो भी बुराई इनके ऊपर टिकेगी, क्योंकि ऑफिस कांग्रेस पार्टी का है। जैसा आपने कहा कि आपकी टीम शूट कर रही थी, वहां पर जिस तरह की बदतमीजी हुई, ये चीजें कहीं ना कहीं आइसोलेशन में नहीं, ये सारी चीजें आपस में जुड़ती हैं। आप तो शराफत से वहां पर आ गए क्योंकि मीडिया हाउस है, यूट्यूब चैनल से, तमाम तरह की चीजें हैं, सरकार के पास बहुत तरह के हथियार हैं। लेकिन क्या अमेठी और रायबरेली में भी अगर इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाएगा हिंसा का, तो पूरे देश के चुनाव, पूरे देश में देखिए आप किस तरह की चीज हो रही है। वीडियोस चलाए जाए आपत्तिजनक धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, चाहे आप गुजरात देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था ही नहीं है। वरना आप जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिस तरीके से जुलूस के बाद मारपीट हुई है कुछ लोगों के साथ, चुनाव आयोग का यह फर्ज नहीं बनता कि इमीडिएटली एक्शन रिपोर्ट मांगे उनसे। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, सरकार, कैंडिडेट और चुनाव आयोग, दे आर फाउंड वांटिंग इस पूरे मामले में, और इसमें इनको लाभ नहीं होगा, इनमें इनको बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है अगर इस तरह की चीज एक आध और होती है तो। क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी कैंप करने वाली है कल से जी। जैसे जैसे ही प्रियंका गांधी आएंगी, यहां भी आएंगी, रायबरेली में भी आएंगी, और आपको पता है कि उनके आने का मतलब क्या है। फिर क्या भी उस तरह की बदतमीजी क्या फिर भी सोच सकते हैं कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि चुनाव को कहीं काउंटरमांड कराने की तरफ चल जाए ये बात। तो इस पे सारे प्रशासन को, राज्य सरकार को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि उनकी बदना पिट जाए इस पूरे मामले में, और एक्स्ट्रा केयरफुल उनको होना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ तो चुनाव होना है, और अगर इस तरह की धींगा मुश्ती होनी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि अमेठी और रायबरेली की जनता एटलीस्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आप ये देखिए, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो, दोनों ही जगह मैं लगभग 1 हफ्ता 6 दिन वहां पर रहकर आई हूं, और जाहिर सी बात है दोबारा भी वहां जाकर तमाम चीज़ों को फिर से नए तरीके से देखने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है कि अभी तो प्रियंका गांधी वहां पहुंची नहीं है, अशोक गहलोत और बड़े नेता वहां पहुंचे भी नहीं है जो बड़े पैमाने पर जो प्रचार प्रसार करेंगे। अभी से ही इतनी खिसियाहट, इतनी बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वहां एंटी इनकम्बेंसी है स्मृति ईरानी के खिलाफ। लोगों को ये लगता है कि जब 2014 में वो हारी थी तब वो आई, उन्होंने एक जनसंपर्क बनाया, काम करने की कोशिश की, 2019 में शायद इसका भी और एक मोदी लहर का, दोनों का ही उनको फायदा मिला, और शायद राहुल गांधी से उस वक्त नाराजगी रही होगी लोगों की, तमाम चीजों का फायदा मिला और 55,000 के करीब वोटों से वो जीत गई थी। लेकिन वो रिग्रेट लोगों में नजर आती है, लोग साफ तौर पर कहते हैं कि हम पश्चाताप करना चाहते हैं, हम एक रिग्रेट है। वो अमेठी जो नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त था सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ से गांधी परिवार लड़ता रहा, गांधी परिवार ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी, इन्होंने तो कोई नई चीज दी नहीं बल्कि जो था उसको भी हमसे छीन लिया। IIIT की बात करते हैं, संजय गांधी अस्पताल के साथ जो किया गया, एक व्यक्ति की मौत के बाद वहां पर उसको सीज कर दिया गया, कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद रीओपन किया, कई इंडस्ट्री हैं जिसको बंद कर दिया गया। तो लोगों का कहना है कि उन्होंने नया तो कुछ किया नहीं, जो हमारे पास था उसको भी बंद कर दिया या बंद करने की कोशिश की, हमें एक तरह से परेशान किया गया। तो क्या ये भी स्मृति ईरानी को, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पता होगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता तक उनकी कार्यशैली को लेकर नाराज हैं, वो ऑन कैमरा नहीं लेकिन ऑफ कैमरा ये बात करते हुए नजर आते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें स्मृति ईरानी को पता ही हैं और इसीलिए वो हताश और निराश हैं, वो उनको इंपॉर्टेंस जो मिलती राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी के आने पे वो भी नहीं मिल रही है, और उनको एक तरह से जो एक तमाशा मीडिया खड़ा करना चाहता था ना, मीडिया को वो तमाशा मिला है। तो वो तमाम चीजें जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो सब तो उनको नहीं मिली। तो क्या इसी की आप झिल्लाहट ये देखते हैं जो फिलहाल हमें देखने के लिए मिल रही है? जब आपका रिपोर्ट कार्ड खाली होता है ना, तो आपके पास कंक्रीट कुछ दिखाने के लिए तो होता नहीं। चाहे आप अमेठी की बात कर लीजिए, चाहे पूरे देश की बात कर लीजिए, इनका पूरे देश में और अमेठी में नैरेटिव क्या है। अगर किसी ने वहां पर कुछ काम किया होता, नए संस्थान खोले होते, ओवरऑल डेवलपमेंट किया होता, तो उसके बेसिस पे चुनाव लड़ते। और जब उस बेसिस पे आप अपनी डिलीवरी पे, परफॉर्मेंस पे चुनाव लड़ते हैं, तो इस सब की जरूरत नहीं होती, ना तो कार्यकर्ताओं को और ना नेताओं को, ना डेस्परेशन की जरूरत होती, ना उनको लाइमलाइट की जरूरत होती है। जो आदमी सीरियसली काम करने वाला है ग्राउंड पे, उसको इस सब की कोई परवाह नहीं होती।
और उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि राहुल गांधी आए या केएल शर्मा आए या बुशरा खानम आई, उनसे कोई मतलब नहीं। सीधी सीधी बात है, आप यहाँ सेवा के लिए आए हैं, सेवा कीजिए, अपने काम पर वोट मांगिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की और स्मृति ईरानी की ना तो प्रवृत्ति है ना परंपरा है। इनकी परंपरा क्या है कि बिना कुछ किए लाइमलाइट में रहना है किसी भी कारण से, और उसमें डिलीवरी की जब बात आए तो आप फिर उसमें, जैसा आपने ओपनिंग में कहा कि हिंदू मुस्लिम ले आइए, विभाजन ले आइए। बेसिकली ये लोग चैंपियन हैं विभाजन के। इनको जोड़ना नहीं आता, इनको तोड़ना आता है। और हर स्टेट में देखेंगे आप, अलग अलग मुद्दों के ऊपर जहां पर जो ठीक बैठता है उस मुद्दे के आधार पर लोगों को तोड़ने का, बांटने का, इस सब का काम है इनका। यहां पर अमेठी की जो कल्चर है वो दूसरे किस्म की है, और आज से नहीं है, करीब 50 सालों से, जब से यहां से नेहरू गांधी परिवार ने जब यहां लिया, जिस तरीके का बाकी रीजन को देखेंगे आप इस एरिया में, तो अमेठी और रायबरेली के काम अलग से दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें आप, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कोई भी बात करें। अब चूंकि 5 साल का 2014 में आई थी यहां पर, 2019 में इनको जीत किस बात में मिली वो भी आपको देखना पड़ेगा। बालाकोट, पुलवामा का जो राष्ट्रवाद की लहर थी, और उसके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का जो ढीलापन था, जो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ चुनाव का, उसका दांव लग करके, और इनके पास जनबल धनबल की कोई समस्या थी नहीं, तो उस सारे खेल में ये चुनाव तो जीत गई। लेकिन 5 साल तक जो इनसे अपेक्षाएं की गई थी, जो इन्होंने वायदे किए थे, जैसा साथी ने कहा 13 रुपए किलो चीनी की बात, वो अपने रीजन के अंदर 13 रुपए किलो चीनी इतनी महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन ये गरीब इलाका है, यहां पर इसका महत्व है। वो 13 रुपए किलो चीनी किसी एक व्यक्ति को भी दे नहीं पाई, तो पर्सनल डिमांड थी और डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाई। और यही हाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो जब आपकी स्लेट खाली होती है तो आपको ध्यान भटकाना होता है। वो ध्यान धर्म के नाम पर बटे, किसी और के नाम पर बटे, झगड़ा करके, मारपीट करके, तोड़ फोड़ करके, जो भी हो, तो वो सारी चीजें बेसिकली कोई अच्छा नाम नहीं होगा उससे। उससे ना केवल इन मोहतरमा की बदनामी होगी, इससे पूरे, देखिए मीडिया कवर नहीं करेगा इसको। कल रात की घटना है ये, मैं अभी जब आपका फोन आया कि भाई, तो मुझे उसको ढूंढना पड़ा कि वो खबर कहाँ है। तो 8 घंटे पहले वो खबर कुछ चैनलों पे, उस पे यूट्यूब पे चली है, मेन स्ट्रीम में कहीं दिखाई नहीं देती आपको, ना अखबारों में आई आज। तो ये तो मीडिया का हाल है। तो उसी सूरत में यहां पर लोगों के अंदर, जैसा कहा साथी ने भी कहा, जो अपने पैनलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि लोग डरते हैं कि उनके ऊपर मुकदमे कायम हो जाएंगे। लेकिन जो डरा हुआ व्यक्ति है वो और ज्यादा खतरनाक होता है। जो बीजेपी को वोट देना भी चाह रहा था, इन हरकतों से वो भी नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली शांति और सौहार्द किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए और वहां के स्थायी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगर आप चुनाव में ही झगड़ा करने लगे तो ये कल्चर तो अमेठी वाले कभी भी नहीं चाहेंगे, रायबरेली वाले कभी भी नहीं चाहेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट अगर जो सामाजिक जीवन का है वो तो शांति है, सौहार्द है। वैसे ही अगर मारपीट की घटनाएं होती हैं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, इससे कोई बीजेपी को या इन मोहतरमा को कोई लाभ नहीं होगा, ये तो निश्चित मान के चलिए। जी बिल्कुल। हेमंत जी, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी रायबरेली की बात करें या फिर अमेठी की बात करें, ये वो 2 सीटें ऐसी रही जिस पर सबसे ज़्यादा सस्पेंस था। नेशनली नहीं बल्कि शायद इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज की भी इस पर नज़रें रही होंगी। बहुचर्चित ये सीटें रही, दोनों वीवीआईपी सीटें हैं। हालांकि वीवीआईपी तो और भी बहुत सारी सीटें हैं, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री की सीट की बात करें और दूसरों की। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं 2 सीटों को लेकर बात हुई और अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई, तो अमेठी और रायबरेली है। यहां पर एक तरह से कांग्रेस ने दाव खेला, यहां पर राहुल गांधी को उन्होंने रायबरेली से और अमेठी से उन्होंने केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। और एक तरह की विरासत जो है उसको अगर सही मायनों में विरासत की बात की जाए तो शायद रायबरेली से है, क्योंकि पहला ये चुनाव फिरोज गांधी ने वहां से लड़ा था, वहीं अमेठी में 1980 में पहला चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था। तो ये 2 फर्क सीधे तौर पर नजर आते हैं। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, फिर सोनिया गांधी 20 साल तक वहां से विजयी होती रही, और अब राहुल गांधी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपनी कई जनसभाओं से कहा कि डर गए। एक तरफ वो परिवारवाद की बात करते हैं, अब उन्होंने परिवारवाद को बदलते हुए एक आम कार्यकर्ता को जो 40 साल से उनके साथ थे उनको मैदान में उतार दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि जो तमाम चीजें जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, गुलाम मीडिया कर रहा था कि यहां से तमाशा देखने के लिए मिलेगा, परिवारवाद का इल्जाम लगाएंगे, वो तमाम चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वो सब धराशायी हो गई हैं? क्या आपको लग रहा है? और डर की बात प्रधानमंत्री ने कही एक आध बार के डर के छोड़ गए, क्या ये कोई नैरेटिव बनेगा जमीन पर? क्या आपको ऐसा लगता है?
ये देखिए बुशरा जी, कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, ये किसी भी पार्टी का विशेषाधिकार। उसको ना तो भाजपा तय कर सकती, ना स्मृति ईरानी तय कर सकती और ना हम मीडिया वाले तय कर सकते। एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी हम सबको अमेठी और रायबरेली में। गांधी परिवार के लिए जो अमेठी की सीट है वो लॉन्चिंग पैड है, और उसके बाद जब पीढ़ी का रूपांतरण होता है, उसके बाद जो नेता है वो वहां पर रायबरेली में जाकर के सेटल होता है। आपने राजीव गांधी जी का टाइम देखा होगा, इंदिरा गांधी का टाइम देखा होगा, संजय गांधी का टाइम देखा होगा, और अब राहुल गांधी का टाइम। सबने पहला चुनाव अपना लड़ा अमेठी से, और उसके बाद वो शिफ्ट हुए रायबरेली में। तो ये उसी परंपरा का एक हिस्सा है, पहली बात। दूसरा, जैसा आपने कहा, ये तमाशा खड़ा करना चाहते थे मीडिया के थ्रू, उससे सारे से महरूम हो गई। तीसरी बात जो ये लगातार हवा में थी कि प्रियंका भी लड़ेंगी, राहुल भी लड़ेंगे, और मोदी जी फिर वो परिवारवाद का फैलाएंगे, वो सारा भी धराशायी हो गया कि परिवार का एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा एज ऑफ नाउ। तो कुल मिलाकर के जो नैरेटिव ये बिल्ड करना चाह रहे थे पहले, तो वो धराशायी हुआ। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए आप, डर गए। डरता कौन है आपको याद है? जो व्यक्ति देश में 10-10 हजार की 2 यात्राएं करता है, 10,000 किलोमीटर की, एक टी शर्ट पहन करके, उसको तो ये शहंशाह कहते हैं। और जो व्यक्ति दिन में 4 बार कपड़े बदलता है अलग अलग लाखों रुपए के, वो कहता है कि मैं गरीब हूं। तो वो सारा नैरेटिव एक जो डरने की बात आपने कही, चाइना ने हमारे कितना एरिया के अंदर, लद्दाख में कितने जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स उस पर कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर जो व्यक्ति नहीं बोलता, डरा वो है या राहुल गांधी डरे हैं? एक जो व्यक्ति एक 1-on-1 इंटरव्यू नहीं दे पाया आज तक, जो एक इंटरव्यू से बीच में पानी पे गिर के उठ जाता है और उसको इंटरव्यू को पूरा नहीं करता, वो दूसरों को ये कह रहा है कि वो डर गया। तो ये एक नए तरह का भारत है, इसमें जो मर्जी आए, मुंह के आगे मैदान है, जो कुछ आए बोलते रहिए आप। लेकिन चूंकि मोदी जी इस पूरे चुनाव के अंदर, उनके पास कंक्रीट कुछ भी ऑफर करने के लिए देश के पास को है नहीं, ना तो उनके पास कोई जो स्लेट खाली है उनकी, और ना आगे उनके पास कोई जिसको आप कहते हैं रोड मैप है कि मैं ये करूंगा। और उसके दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद कोशिश करती तो उस घोषणा पत्र को शायद जनता तक उतना ना ले जा पाती, क्योंकि उनके तो खाते सील पड़े हैं, रिसोर्सेज का बुरे तरीके से क्रंच है। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह का प्रचार किया कांग्रेस घोषणा पत्र का, कहते हैं मुस्लिम लीग। बताइए, जिस पूरे मैनिफेस्टो में 48 पेज में मुस्लिम शब्द का जिक्र ना हो, उसमें मोदी जी मुस्लिम लीग ढूंढ लाए। और कौन व्यक्ति कह रहा है जिसका मातृ संगठन मुस्लिम लीग का ऑफिशियल अलायंस पार्टनर रहा है आजादी से पहले 3-3 राज्यों के अंदर। तो कोई लोकलाज और शर्म उसकी तो बात है ही नहीं। कंप्लीटली शर्मनिरपेक्ष होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो नैरेटिव खोखला है। इनकी लूट, इनकी फूट और अब सारा झूठ जनता के सामने बुशरा जी बुरे तरीके से आ चुका है। और इनकी यही परेशानी है, जो ये नैरेटिव को इधर से उधर भाग जाते हैं, उधर से इधर भाग जाते हैं। डरा हुआ व्यक्ति कभी ये स्वीकार नहीं करता कि मैं डरा हुआ हूं। उसकी भाषा, उसकी भाव भंगिमाएं, वो सारी चीजें बताती हैं। और मोदी जी का जो पिछला आप देखेंगे, अगर 1 महीने का जो कैंपेनिंग स्टाइल देखेंगे, मोदी इतने कमजोर और डरे हुए और हिले हुए इससे पहले पिछले 10 साल में दिखाई नहीं दिए थे। इस बार पहली बार यह है कि आपने पूरे देश में देखा, आप भी घूम के आई हैं, हम भी डेली सारा दिन कवर करते हैं, कहीं देश में किसी एक कोने में आपको मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए? कहीं एक जनसभा बता दीजिए मुझे। ये वो अंतर है। दूसरी, राष्ट्र उठाए फिरते थे, चाइना वाले मसले पे क्यों नहीं बोलते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे क्यों नहीं बोलते हैं? पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 लाख करोड़ का पेट्रोल जो था, जो टैक्स लगाया है, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? जो वेट का जो लूट मचाई है जो देश के अंदर, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? जीएसटी के ऊपर। तो कुल मिलाकर के इनके पास नेट डिलीवरी 0 है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि कनेक्ट कर पा रही है, देखिए चुनाव का परिणाम क्या होगा वो एक अलग पक्ष है, लेकिन ये पक्का तय है कि इस बार बीजेपी और उसकी लीडरशिप जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और उसका सिंपल कारण ये कि उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं, उनकी स्लेट खाली है। और मुझे लगता है उनके जो उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि विपक्ष को फाइनेंशियली नष्ट कर दीजिए, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ किया। केजरीवाल अंदर है, हेमंत सोरेन अंदर है, सीबीआई ईडी का रोल सबने देखा। आज की तारीख में चुनाव आयोग का रोल सारी दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है। तो ये सारे का सारा कई चीजें कह रहा है, और ये यही कह रहा है कि बीजेपी एंड मोदी हैव लॉस्ट द प्लॉट। परिणाम क्या होंगे वो 4 जून को सामने आएगा।